हाय फ्रेंड्स, वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड इस सेकंड क्लास में हम समझेंगे ज्योमेट्रिकल मेथड्स ऑफ एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग वेक्टर्स। सबसे पहले हम बात करें एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स की। चाहे एडिशन ऑफ वेक्टर्स बोलें चाहे कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स बोलें, दोनों एक ही बात है। और एडिशन या कंपोजिशन का मतलब क्या? अगर हमने मान लो ए नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड करना है, तो ऐड करने का मतलब हमने फाइंड आउट करना है एक सिंगल वेक्टर सच दैट कि उस अकेले वेक्टर का इफेक्ट वही हो जो उन सब गिवन वेक्टर्स का है जिनको हमने ऐड करना है। तो इट मीन्स एडिशन के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं एक सिंगल वेक्टर इक्विवेलेंट टू ऑल गिवन वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड। जिन वेक्टर्स को हमने ऐड करना है उन सब वेक्टर्स के इक्विवेलेंट एक वेक्टर हम फाइंड आउट करते हैं। इसका मतलब जितना इफेक्ट उन सभी वेक्टर्स का होगा किसी बॉडी के ऊपर जिनको हमने ऐड करना है, उतना इफेक्ट एक अकेले वेक्टर का हो, ऐसा एक वेक्टर हमें चाहिए। वो प्रोसेस कहलाती है वेक्टर एडिशन की। तो अब वेक्टर एडिशन के ज्योमेट्रिकल मेथड्स में हम पहले समझते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के सम का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक कहलाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दूसरा कहलाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। सबसे पहले अगर हम ट्रायंगल लॉ की बात करें तो उसके लिए हमें दो वेक्टर्स मानने पड़ेंगे। मान लिया हमने वेक्टर ए 100 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड बी अगेन ए फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब इन दोनों फोर्सेस को ड्रॉ करने के लिए हमें एक स्केल फैक्टर भी लेना पड़ेगा। वो स्केल फैक्टर हमने मान लो ले लिया 20 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर 20 न्यूटन 1 सेंटीमीटर है तो इट मीन्स ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ 100 न्यूटन, while a line of length 4 centimeter will represent a magnitude of 80 न्यूटन। तो ट्रायंगल लॉ को यूज करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? मान लो मुझे चाहिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो मान लेते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट आर है, यानी वेक्टर ए और बी दोनों के इक्विवेलेंट अकेला वेक्टर आर है, यानी ए और बी दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जितना होगा उतना इफेक्ट अकेले आर का होगा। अगर ये आर हमें चाहिए तो उसके लिए ट्रायंगल लॉ कहता है फर्स्ट ड्रॉ वेक्टर ए। अब वेक्टर ए ड्रॉ करना मतलब एन एरो ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर और एक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट, और ये डायरेक्शन वाला सिस्टम हमारे पास होना चाहिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये हमारे माइंड में हमेशा होना चाहिए। अब अगर ये ईस्ट की तरफ हो गया वेक्टर ए दैट इज एन एरो ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? ईस्ट से थीटा डिग्री का एंगल बनाते हुए एक दूसरा एरो बनाना पड़ेगा विद लेंथ 4 सेंटीमीटर। अगर इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर बी को प्रोवाइडेड दिस एंगल इज थीटा। अब क्या करें? पहले वेक्टर ए ड्रॉ किया, ए के हेड से वेक्टर बी ड्रॉ किया। अब द वेक्टर ज्वाइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट विद द हेड ऑफ लास्ट। फर्स्ट कौन सा है? ए, लास्ट कौन सा है? बी। तो ए की टेल को बी के हेड से जो वेक्टर ज्वाइन करेगा वो हमें देगा रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो ये हो गया वेक्टर आर विच विल बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब चूंकि ये रिजल्टेंट वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। हमें मैग्नीट्यूड पहले निकालना है, तो हम क्या करेंगे? मान लो ये पॉइंट P, ये Q, ये S, तो सबसे पहले लेंथ PS निकाल लेंगे स्केल से। उस PS को मल्टीप्लाई कर देंगे स्केल फैक्टर से। PS मान लो 7 सेंटीमीटर आती है, तो 7 × 20 यानी 140 न्यूटन। तो इट मीन्स के सबसे पहले हम लेंथ PS निकालेंगे। लेंथ PS will be multiplied with scale factor to get the magnitude of resultant vector। अब मैग्नीट्यूड तो रिजल्टेंट वेक्टर का हमारे पास आ गया, इसकी डायरेक्शन फाई निकाल लेंगे D से। तो D यूज करके हम निकाल लेंगे कि कितने एंगल फाई पे R की डायरेक्शन होगी फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। तो एट एन एंगल 5 डिग्री
नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ज्योमेट्रिकल मेथड से हम ऐसे निकाल लेंगे वेक्टर आर का। अब बात आती है कि अगर हम पैरेललोग्राम लॉ की बात करें तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स क्या कहता है? ये कहता है टेकिंग टू वेक्टर्स, कौन से दो वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड, तो टेकिंग टू वेक्टर्स एज कॉन्जिक्यूटिव साइड्स कंप्लीट ए पैरेललोग्राम। दोनों वेक्टर्स को कॉन्जिक्यूटिव साइड्स लेके एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम थ्रू कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ द वेक्टर्स, वो डायगोनल पैरेललोग्राम की जो स्टार्ट होगी दोनों वेक्टर्स के कॉमन पॉइंट से, हमें देगी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ द टू वेक्टर्स। इसका मतलब सबसे पहले मान लो मैंने ये वेक्टर ए ड्रॉ किया, एन एरो ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर ए को यानी फोर्स ऑफ 100 न्यूटन को, और दूसरा वेक्टर एट एन एंगल थीटा, तो ये मान लो थीटा डिग्री एंगल, और इस थीटा डिग्री एंगल पे मैंने ड्रॉ कर लिया एन एरो ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, तो ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर बी को। इन दोनों वेक्टर्स को कॉन्जिक्यूटिव साइड्स लेके मैं कंप्लीट करूंगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया टेकिंग टू वेक्टर्स एज कॉन्जिक्यूटिव साइड्स। अब इस पैरेललोग्राम की वो डायगोनल जो दोनों वेक्टर्स के कॉमन पॉइंट से, ये दोनों वेक्टर्स का कॉमन पॉइंट यहां से जो डायगोनल पैरेललोग्राम की पास होगी, ये हमें देगी रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी, यानी ये हमें देगी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड का वही तरीका, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसकी लेंथ निकालो और मल्टीप्लाइड बाय स्केल फैक्टर। डायरेक्शन के लिए एंगल फाई विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर और डी मेजर कर लो, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हमारे पास आ जाएंगे। और अब अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल लॉ कुछ स्पेशल नहीं है, दैट इज द पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ओनली। ये QS यहां इस साइड के इक्विवेलेंट होगी, तो दोनों पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ, सो बोथ विल रिप्रेजेंट वेक्टर B, तो ये भी वेक्टर B को रिप्रेजेंट करेगा, और ये A के हेड से B, A का टेल B का हेड, तो बिल्कुल ट्रायंगल हो गया। तो इसका मतलब ट्रायंगल लॉ इटसेल्फ इज इंक्लूडेड इन पैरेललोग्राम लॉ। अब ये तो दो वेक्टर्स के एडिशन की बात रही। अगर हमने ऐड करने हैं दो से ज्यादा वेक्टर्स तो कोई मुश्किल बात नहीं, क्या करना है, सेम यही तरीका फॉलो करना है। पहले वेक्टर ए ड्रॉ करो, मान लेता हूं मैं ये मेरा एक वेक्टर ए मैंने ड्रॉ कर लिया, ए के हेड से बी के हेड से सी के हेड से मान लो डी के हेड से ई। अब जिस भी डायरेक्शन में वो दे रखा है उसी डायरेक्शन को, डायरेक्शन यहां से देखनी है, तो डायरेक्शन जो भी उसने दे रखी है उसी डायरेक्शन में वेक्टर्स को ऐड करते चले जाएं। पहले पहला वेक्टर, पहले के हेड से दूसरा, दूसरे के हेड से तीसरा, तीसरे के हेड से फोर्थ एंड सो ऑन। जितने भी वेक्टर्स हैं सबको इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब क्या होगा, द वेक्टर ज्वाइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। अब यहां मेरा लास्ट वेक्टर क्या है, ई और ए, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, यानी वेक्टर ज्वाइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर will give the resultant of sum of all the vectors. तो यानी वेक्टर R here will give vector A plus vector B plus vector C plus vector D plus vector E. So it is the geometrical method of adding more than two vectors. इसको हम बोलते हैं polygon law of vector addition. अब इसके अलावा एक और बात याद रखनी है कि अगर मेरे पास केवल 3 वेक्टर्स हैं और उन तीनों वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है, ऐड करते में क्या होता है कि पहला वेक्टर जहां से शुरू होता है वहीं आके लास्ट वेक्टर का हेड खत्म हो जाता है, यानी वेक्टर A, ये वेक्टर B और ये वेक्टर C यहां आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लास्ट वेक्टर का हेड वापस आ गया टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर पे, और टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर के बीच का गैप हमें क्या देता है, रिजल्टेंट। तो ऐसे केस में वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C यानी रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ दीज 3 वेक्टर्स विल बी 0। और इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर हम बोले
कि इवन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ थ्री फोर्सेस अ पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम, यानी तीन वेक्टर्स एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं बट रिजल्टेंट ऑफ ऑल दोज थ्री वेक्टर्स इज जीरो, तो हम समझ जाएंगे कि वो तीनों वेक्टर्स रिप्रेजेंट होंगे बाय द थ्री कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल से। तो अगर तीन वेक्टर्स का सम जीरो आता है तो वो तीनों वेक्टर्स रिप्रेजेंट होंगे थ्री कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल से। ऐसा पॉलीगन के लिए भी ट्रू है। अगर लास्ट वेक्टर का हेड कोइंसाइड कर जाए फर्स्ट वेक्टर की टेल से तो रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स विल बी जीरो। यहां से तीन वेक्टर के केस से हम ऐसा भी देख सकते हैं कि इसमें किन्हीं दो वेक्टर्स का सम इक्वल एंड अपोजिट होगा थर्ड वेक्टर के, यानी रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ द टू वेक्टर्स विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू द थर्ड वेक्टर। जैसे अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर सी। अब वेक्टर ए और बी का सम अगर मुझे वेक्टर आर से मिल रहा है तो वेक्टर आर यानी रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर सी। अगर r इक्वल टू माइनस वेक्टर सी हो गया तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शंस ऑपोजिट है। तो इसका मतलब जब भी कभी तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो हो जाए तो हम ये मान सकते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ एनी टू वेक्टर्स विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू द थर्ड वेक्टर। अब हम बात करते हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की। अगर हम वेक्टर के सबट्रैक्शन की बात करें तो सबट्रैक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b। अब वेक्टर्स को ऐड करना हम जानते हैं ट्रायंगल लो या पैरेललोग्राम लो। तो अब जैसे हम वेक्टर्स को ऐड किए हैं यहां वैसे ही ऐड करना है वेक्टर a के साथ माइनस ऑफ वेक्टर b को, और वेक्टर b का माइनस हमें कैसे मिलेगा, बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। अगर वेक्टर a और b की डायरेक्शन के बीच में एंगल थीटा है जैसा यहां हमें दिख रहा है, तो b को रिवर्स करके अगर लाऊंगा तो माइनस वेक्टर b मेरा किधर आएगा, कहीं इधर। अगर ये माइनस वेक्टर b होगा तो a और माइनस वेक्टर b के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो मैं इस डायग्राम को यूज कर ले रहा हूं यहां डायरेक्शन बिटवीन वेक्टर a एंड माइनस वेक्टर b को फाइंड आउट करने के लिए। If angle between directions of vector a and vector b is theta, then angle between directions of vector a and minus vector b, जैसा कि मैंने यहाँ बताया, that will be 180 degree minus theta। तो अब क्या करना है हमें, अगर मैं पहला मेथड यूज करूं तो पहला मेथड ये ट्रायंगल लॉ जैसा यूज कर लेता हूं। पहले क्या करूंगा, वेक्टर a ड्रॉ किया, वेक्टर a के हेड से माइनस वेक्टर बी, यानी यहां 180 डिग्री माइनस थीटा, थीटा एंगल पे बी है तो 180 डिग्री माइनस थीटा एंगल बनाते हुए ड्रॉ कर लूंगा माइनस वेक्टर बी। ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। अब ये वेक्टर ए ये माइनस वेक्टर बी और ऐड करना है तो पहले की टेल को बाद वाले के हेड से ज्वाइन कर देना है, तो ये हो जाएगा मेरे पास वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। इसको रिजल्टेंट को r डैश मान लूं तो दिस विल गिव मी द रिजल्टेंट ऑफ सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। अगर मैं इसको p q s ऐसे लिख दूं तो लेंथ ps स्केल से डिटरमाइन करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 न्यूटन से, मेरे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r डैश। और इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए ये एंगल फाई नोट कर लूंगा। अब ये फाई अगर देखूं तो ईस्ट से साउथ की तरफ एट एन एंगल फाई, तो इट मींस एट एन एंगल फाई साउथ ऑफ ईस्ट, ऐसे डायरेक्शन बता दूंगा। तो ये बात रही सबट्रैक्शन यूजिंग ट्रायंगल लॉ। अभी मेरे पास एक और तरीका है सबट्रैक्शन के लिए, और ये तरीका क्या कहता है, ये कहता है कि इन ऑर्डर टू सबट्रैक्ट द वेक्टर्स ड्रॉ बोथ द वेक्टर्स फ्रॉम सेम पॉइंट। जैसे यहां तुमने पैरेललोग्राम ड्रॉ में दोनों वेक्टर्स को सेम पॉइंट से ड्रॉ किया था, ऐसे ही यहां भी ड्रॉ बोथ द वेक्टर्स फ्रॉम सेम पॉइंट। मान लो ये वेक्टर a और ये वेक्टर b, a और b दोनों को ड्रॉ कर लिया सेम पॉइंट से। अब ये बोलता है कि
vector joining the heads of both the vectors, this will represent difference of the vectors. यानी ये वेक्टर जो इन दोनों वेक्टर्स के हेड को ज्वाइन करेगा, ये हमें देगा रिजल्टेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स. अब अगर मुझे a माइनस बी चाहिए तो इसकी डायरेक्शन वेक्टर a की तरफ होगी, और अगर मुझे b माइनस a चाहिए तो इसकी डायरेक्शन वेक्टर b की तरफ होगी. तो इसका मतलब हमारा ये वेक्टर से इट इज p q s, देन वेक्टर sq विल गिव वेक्टर r डैश. और इन दोनों फिगर से देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे और लेंथ में भी इक्वल होंगे. तो इट मींस दिस इज वेक्टर r डैश रिप्रेजेंटिंग वेक्टर a माइनस वेक्टर b. और अगर मुझे b माइनस a चाहिए होता तो डायरेक्शन q से s की तरफ, यानी वेक्टर qs हो जाता. तो अब इस sq का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हम निकाल सकते हैं. कैसे? ये लेंथ निकाल के मल्टीप्लाइड बाई 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और डायरेक्शन के लिए ये हमारा एंगल निकाल लेंगे एट एन एंगल फाई साउथ ऑफ ईस्ट. नाउ इफ वी कंपेयर द सेकंड मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वी फाइंड कि इन पैरेललोग्राम formed by taking two vectors as consecutive sides, वो डायगोनल जो पास होती है थ्रू कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ दी वेक्टर्स रिप्रेजेंट करती है सम ऑफ दी वेक्टर्स को, वेक्टर a प्लस वेक्टर b को. लेकिन वो डायगोनल जो दोनों वेक्टर्स के हेड्स को ज्वाइन करती है, जैसे यहां देखें तो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ज्वाइनिंग द हेड्स ऑफ टू वेक्टर्स कौन सी हो जाएगी? ये वाली डायगोनल जो b और a के हेड को ज्वाइन करेगी. ये डायगोनल रिप्रेजेंट करेगी डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स को. अब डिफरेंस को कैसे? अगर a माइनस बी चाहिए तो डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स a, b माइनस a चाहिए तो डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स b. तो इट मींस हियर इफ आई एम गिविंग एरो टुवर्ड्स वेक्टर a, तो ये हमें देगी वेक्टर a माइनस वेक्टर b, दैट इज वेक्टर r डैश. Thus diagonals of parallelogram formed by taking two vectors as consecutive sides represent sum of the two vectors as well as difference of the two vectors. Diagonal starting from common point of both the vectors will give the resultant of sum of the vectors, while the other diagonal joining the heads of the two vectors will give us the difference of two vectors. एक और बात आती है, उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर मींस अ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस. स्पेस में किसी पॉइंट की पोजीशन को जो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा वो कहलाएगा पोजीशन वेक्टर. अब स्पेस में पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज करनी पड़ेगी. मान लो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस. एक्चुअली ये x एक्सिस कहां है? यहाँ ऐसे. और हमेशा याद रखेंगे ये तीनों एक्सिस होंगी एज पर राइट हैंडेड ट्रायड. इस राइट हैंड की फर्स्ट थ्री फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर हम रखें तो इस राइट हैंडेड ट्रायड के अकॉर्डिंग होंगी ये तीनों डायरेक्शंस. मान लो ये x एक्सिस, तो ये y एक्सिस, तो ये z एक्सिस. x y z. अब इन्हें रखा आप कैसे भी ले. मान लो मैंने यहाँ रखा है ये x इधर, y इधर, तो z इधर. ऐसे कर सकता था मैं, x इधर, y इधर, तो z इधर बाहर की तरफ आ जाती. तो इट मींस बट दे विल ऑलवेज बी as per right handed triad and in the order x, y and z. अगर ये स्पेस को रिप्रेजेंट करने वाली तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, तो मान लो यहां कहीं एक पॉइंट P है. इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x, y, z है. x, y, z अगर इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं तो वेक्टर जो रिप्रेजेंट करेगा इस पॉइंट P की पोजीशन को वो कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P. मान लो यहां कहीं पॉइंट P, अब यहां दिखाना पड़ रहा है इस प्लेन में, लेकिन एक्चुअल में कहां है ये पॉइंट P? यहां कहीं स्पेस में है. तो अगर इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z है तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P यानी वेक्टर r विल बी x मैग्नीट्यूड अलोंग x एक्सिस. तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन विल बी वेक्टर, और यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस इज i, तो xi प्लस yj प्लस zk. मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन अलोंग z एक्सिस z है, तो मैग्नीट्यूड z है, डायरेक्शन अलोंग z एक्सिस है, तो यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस इज k, तो z into k. y एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड पोजीशन का y है,
और यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस j है, तो yj विल गिव द पोजीशन अलोंग y एक्सिस इन वेक्टर फॉर्म. तो इन वेक्टर फॉर्म द पोजीशन ऑफ पॉइंट P विल बी रिप्रेजेंटेड एज xi प्लस yj प्लस zk. अब मान लो इस पॉइंट P की पोजीशन चेंज हो जाती है और ये चेंज होके यहाँ कहीं नई पोजीशन Q अटेन कर लेता है. अगर नई पोजीशन Q अटेन कर लेता है तो ये हो गई इसकी नई पोजीशन से R डैश. अगर नई पोजीशन R डैश हो गई, इनिशियल पोजीशन R है, तो हम निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल. अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोले तो वो क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हियर इन दिस फिगर विल बी वेक्टर PQ और वेक्टर PQ होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. फाइनल पोजीशन इज R डैश माइनस इनिशियल पोजीशन इज R. अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x डैश y डैश z डैश ऐसे ले लूं तो ये हो जाएगा x डैश I प्लस y डैश j प्लस z डैश k माइनस इनिशियल पोजीशन xi प्लस yj प्लस zk और इट विल बी x डैश माइनस x i वाले एक साथ आ जाएंगे, j वाले एक साथ आ जाएंगे, तो y डैश माइनस y j प्लस z डैश माइनस z k. तो अगर डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस चाहिए तो x डैश माइनस x, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस चाहिए तो y डैश माइनस y, डिस्प्लेसमेंट अलोंग z एक्सिस चाहिए तो z डैश माइनस z. ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये इसकी डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये इसकी डायरेक्शन. तो इन दिस वे यूजिंग position of a point in space in vector form we can find out the displacement vector of the point if position of the point is changing. अगर पॉइंट की पोजीशन बदलती है तो डिस्प्लेसमेंट हम इस तरह से किसी भी पॉइंट का फाइंड आउट कर सकते हैं.